नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लंबे समय से विवादों में रही प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग को नया चेयरमैन मिल गया है। बजालाल सरकार ने सूबे के पुलिस मुखिया रहे डीजीपी यूआर साहू को आरपीएससी की कमान सौंपी। हालांकि यह नियुक्ति ऐसे समय हुई जब आरपीएससी की साख लगातार सवालों के घेरे में रही। पिछले कुछ सालों में आरपीएससी की परीक्षाओं में पेपर लीक, अयोग्यता पर चयन और सिफारिशों के आरोपों ने इस संवैधानिक संस्था की छवि पर कई सवाल खड़े किए। पेपर लीक और निष्पक्षता पर सवाल उठे और उन सब को दूर करना यूआर साहू के सामने एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बजालाल सरकार के आने के बाद कोई पेपर लीक नहीं हुआ और वहां से उनको एडवांटेज जरूर है कि भाई सरकार अगर पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है तो उस निष्ठा के साथ आरपीएससी की साख को वापस बढ़ाना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनौतियां अपार हैं और उन सब के बीच में यूआर साहू क्या उन चुनौतियों को पार करते हुए आरपीएससी के अंदर वो स्वर्णिम दौर वापस लौटा पाएंगे जहां सभी का भरोसा कायम रहे। परीक्षाएं कंडक्ट कराना और साफ सुथरी तरीके से एक समस्या रही है स्टेट में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सिंह शेखावत जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ ललित के पवार सर जुड़े हैं जो कि आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने कई ऐसे नवाचार किए जिन्होंने आरपीएससी को एक माइलस्टोन दिया। इसके अलावा हमारे साथ शिक्षाविद के तौर पर परमेंद्र दशोरा जी जुड़े हैं। ललित के पवार जी, शुरुआत आपके साथ। यूआर साहू सर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आरपीएससी की। आरपीएससी की जिम्मेदारी आपने भी उस दौर में संभाली जब नाव डगमगा रही थी। आपको लग रहा है फिलहाल भजनलाल सरकार आने के बाद जैसे कि पेपर लीक नहीं हुए, उससे उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस एटलीस्ट होगा कि भाई नए सिरे से इसको शुरू कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? जैसे ही मुझे पता चला कि साहू साहब का पदस्थापन हो गया है चेयरमैन आरपीएससी के रूप में, मैंने तुरंत उनको फ़ोन करके बधाई दी और शुभकामनाएं दी और मैंने उनसे कहा कि आपका कार्यकाल शानदार है। हम सबको पूरा यकीन है कि जो उनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार सर्विस का रहा है, वो मेरे ज़िले के वो एसपी भी रहे हैं, बाड़मेर के, बाद में जोधपुर में भी रहे और जहाँ भी उन्होंने काम किया एक अपनी छाप छोड़ी है। तो मेरा ये पक्का मानना है कि आरपीएससी को एक नई ऊंचाइयों पे हमारे नए अध्यक्ष श्री यूआर साहू साहब ले जाएंगे। अभी फिलहाल क्या लगता है आपको कि क्या चुनौतियां उनके सामने होंगी? सबसे बड़ी चुनौती तो 18 तारीख को आरएस का मेंस एग्ज़ाम है। तो हमारे चेयरमैन साहब को ही हैज़ टू टेक द कॉल कि क्या उस एग्ज़ाम को कराना है या पोस्टपोन करना है। और क्योंकि बहुत एडवांस तैयारियां हो चुकी है, बिल्कुल पेपर्स छप चुके हैं, बच्चों के पास नंबर्स पहुंच चुके हैं, सेंटर्स आ चुके हैं, बहुत एडवांस स्टेज पे है। तो अब शायद पोस्टपोन करना तो प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, बट अब उसका कंडक्ट ढंग से हो जाए, पेपर लीक नहीं हो और नकलें नहीं हो, इस तरह का जो फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पहला मुकाम उनके सामने होगा 18 तारीख को आरएस मेंस। और मुझे पक्का यकीन है कि वो पहली इनिंग्स में सेंचुरी मारेंगे, ये मेरा यकीन है। और उसके पहले सुपर ओवर होंगे 6 आरएस मेंस। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है और मेरे हिसाब से मैं जिस तरह की चाक चौबंद तैयारियां हैं, जो उनका बैकग्राउंड है, जो इस तरह का है, तो उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि ये इस एग्ज़ाम को भी बहुत सफलता से कर ले जाएंगे और बहुत समयबद्ध तरीके से वो परिणाम दे पाएंगे। अच्छा, हर एक ऑफिसर की एक पहचान होती है। कोई एग्रेसिव होते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल होते हैं, कोई चीज़ों को पहले संभल कर देखते हैं, फिर धीरे धीरे बदलाव लाते हैं। कुछ होते हैं कि आते ही इतने बदलाव होते हैं कि अचानक से परिवर्तन नजर आता है। यूआर साहू साहब को उनमें से किस लिस्ट में रखें? साहू साहब एक अब तक की इमेज एक साइलेंट वर्कर की है, बहुत वो इफेक्टिव साइलेंट वर्कर की है और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और इसी तरह के अध्यक्ष की अभी हमें ज़रूरत थी आरपीएससी में। और मेरा मानना है कि बहुत सही चयन राज्य सरकार ने किया है और हमें विश्वास है कि आरपीएससी अब आने वाले साल, 1.5 साल में जो भी कार्यकाल साहू साहब का है, उनको साल, 1 साल, करीब 1.5 साल का कार्यकाल मिलेगा। तो उस कार्यकाल में सारे एग्ज़ाम्स टाइम पे हों, इंटरव्यू टाइम पे हो, निष्पक्षता से हों और जो राजस्थान का युवा आरपीएससी की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देखता है, वो वापस पुरानी साख कायम हो सके और आरपीएससी हमारी पूरे देश में
जो पहले टॉप पे थी वापस टॉप पे जा सके। परमेंद्र दशोरा जी, आप इस नियुक्तियों को किस तरीके से देख रहे हैं सर? एक अंधेरे के अंदर दीपक की रोशनी है। मैं साहू साहब को बहुत बधाई देता हूं तथा उन्हें कुछ चुनौतियों के प्रति भी आगाह करता हूं। जी, जिस तरह से जिस संस्था में जिस स्थिति में उन्होंने ज्वाइन किया है वह एक सामान्य स्थिति नहीं है। यह एक अपूर्व स्थिति है जिसका कि वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, पर निश्चित रूप से उनकी क्षमता, उनका अनुभव इस गाड़ी को पार लगाएगा और न केवल वे अपने काम से पारदर्शिता को एस्टेब्लिश करेंगे, काम में गति लाएंगे, और वो गति इतनी आवश्यक है कि उस जितने भी जिस स्पीड से काम होने चाहिए वह स्पीड से काम हो। गति के साथ साथ युति और मति, यानी उनको मतिमान व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से उसका ठीक तरह से उपयोग करना आवश्यक है। और उसके लिए इन सब चीजों को काम में लेते हुए वे परीक्षाओं को संचालित करें, ठीक तरह से संचालित हो, पेपर लीक नहीं हो जैसा कि अभी बताया है। इसी तरह से नकल पर बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था उनको करना है। राज्य सरकार पूरा सहयोग करती है और करेगी भी। परिणाम को ठीक समय पर निकालना और उनके लिए नियुक्ति आदेश राज्य सरकार से ठीक समय पर निकल जाना यह अत्यंत आवश्यक है। अभी आज की स्थिति के अंदर NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं के सिलेबस को भी रिवाइज करना जरूरी है विभिन्न पदों के लिए, क्योंकि काफी पुराने भी हैं, काफी रिवाइज हुए हैं, पर अभी अद्यतन करना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ पदोन्नति की जो बैठकें होती है, RPSC के माननीय सदस्य अथवा चेयरमैन उसके अंदर अध्यक्षता करते हैं, उसमें गति लाना बहुत जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति काफी रुकी पड़ी है। जांच समिति की अनुशंसा के लिए RPSC के पास फाइलों का ढेर पड़ा हुआ है, उनके ऊपर निश्चित रूप से सहमति असहमति रिकमेंडेशन जो भी जानी है उसमें गति चाहिए। और इस सबसे साथ साथ एक बड़ी आवश्यक बात है, RPSC की साख गिरी तो उसमें माननीय सदस्यगण जिनके ऊपर की सीधी सीधी अंगली उठी हुई है, सारा समाज देख रहा है, उसके लिए तो वहां के कर्मचारियों की टोली को भी परखना होगा और परखे हुए लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके माध्यम से काम करना। और साथ ही एक बड़ी बात की जो लोग जिनकी विश्वसनीयता शंकास्पद है उन पर उचित कार्रवाई करना, ये उनके बहुत बड़ी चुनौती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी स्थिति के अंदर UR साहू साहब को काम मिला है, दायित्व मिला है, जिम्मेदारी मिली और चुनौती मिली है, जिसमें RPSC की बिगड़ी हुई साख को न केवल ठीक करना है, इसको और चमकदार बना करके सामने लाना है। सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अशोक सिंह शेखावत जी, चयन का आधार क्या होता है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं पॉलिटिकल नियुक्तियां होती है और उसके बाद सिर्फ वो होता है जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, और ये बीते कुछ दौर में RPSC के अंदर नजर आया। अब जरा बताइए, क्या सरकार के प्रति उनके प्रतिबद्धता चयन का आधार? क्या उनके काम के प्रति उनके प्रतिबद्धता ये चयन का आधार? राजस्थान के प्रति उनके प्रतिबद्धता ये चयन का आधार? या जो भविष्य के निर्माण के लिए एक संस्था और जो बच्चे हैं उनके प्रति उनकी प्रतिबद्धता ये चयन का आधार? देखो विजेंद्र जी, जहाँ तक साहू साहब का सवाल है, उनकी अब जो उनकी सर्विस रही लगभग 3 दशक तक रही, ईमानदार, कुशल और उनकी छवि एक प्रशासक के रूप में रही। साथ ही अनुशासन, सादगी और कर्तव्य निष्ठा के साथ उनकी एक पहचान को जाना जाता है इस प्रदेश के अंदर, पुलिस की छवि के अंदर। प्रशासनिक अनुभव था उनके साथ और सख्त निर्णय लेने का उनमें काबिलियत थी। जहाँ तक पुलिस में देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या ऐसे सदन में ऐसे कार्य किए, चाहे संगठित अपराध हो, साइबर क्राइम की मॉनिटरिंग करना हो, चाहे पुलिस सुधार हो, और उनका खुद का एक बेदाग छवि के रूप में होना और पारदर्शी और जवाबदेही के रूप में एक उन्होंने काम किया है। तो हम चाहेंगे कि जनता का एक काम युवाओं के भर्ती से संबंधित और वो अधिकारी जिनकी अनुशंसा पदोन्नति से संबंधित या अनुशासन से संबंधित वो हो, उसका कार्य को गति प्रदान करे। जहां तक गहलोत साल के शासनकाल में था, अभी इसी की बात करते हैं सर। 10 महीने से कार्यवाहक RPSC चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। क्या 10 महीने से हमें कोई नहीं मिला उस पद के लिए, या हम इंतजार कर रहे थे UR साहू साहब का कि भाई
उनको हम लेकर आएंगे और उसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है, कितना वक्त लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 10 महीने हमने इसलिए इंतजार किया? आदरणीय भजनलाल जी की सरकार आई, सरकार आने के बाद में कई उन्होंने निर्णय लिए। उसी निर्णयों के अंदर आरपीसी की छवि का भी सवाल आया। उस छवि को देखते हुए हाथों हाथ उन्होंने एसआईटी गठित करी, क्योंकि कई सूचनाएं चाहे उनके पेरेंट्स के युवाओं के माध्यम से या विभाग के माध्यम से आ रही थी। उन सूचनाओं के आधार पर एफआईआर दर्ज करना, लोगों को गिरफ्तार करना। सर, मैं चेयरमैन पद मैं चेयरमैन की पद पर आ रहा हूं, उसी में आ रहा हूं। 10 महीने से कोई नहीं था। मैं कह रहा हूं कार्यवाहक के तौर पर जिम्मेदारी थी। अधिकांश सरकार, कई सरकारें रही हैं जिसमें भाजपा की सरकारें भी थी, कांग्रेस की सरकारें भी, उसमें किसी मेंबर को वह पद दे दिया जाता है और उसके काम करते हैं। एक इस छवि में मैं बताऊं आपको, इस 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर कोई आप देख सकते हैं कि आरपीसी का कोई ऐसा हुआ मेंबर जो इस 1.5 साल के काल के अंदर कोई हिम्मत कर पाए। मतलब शासन क्या, जनता में विश्वास के साथ साथ समझ नहीं रहे युवा में हो रहा। मैं कह रहा हूं, मैं कह दिया, मैं सिंपल आपको। या तो वो पद इतना महत्वपूर्ण है कि हम यूआर साहब को जिम्मेदारी दे रहे हैं, नहीं, या वो पद इतना कई चीजें होती है कि हम 10 महीने से हम कार्यवाहक के तौर पर ही चल रहे हैं। जैसे दो में से एक ही चीज सही होगी ना। जैसे मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हमने बनाया, उसी प्रकार से औरों के भी हमने अध्यक्ष बनाए। इसकी एक प्रक्रिया थी और प्रक्रिया के तहत 10 महीने लंबी। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, आपका एक ये हो सकता है, लेकिन सरकार का देखना होता है कि किसी आदमी को कैसी छवि के बनाया जाए। और इनका कार्यकाल बाकी भी अभी है, रिटायरमेंट में तो बनाए। एक तो ये बात आ गई, एक बात आ गई, ठीक है, आपने, ठीक है, आप जो इस इशू को कर रहे हैं, मैं इशू आप क्रिएट कर रहा हूं, मैं सवाल नहीं, इशू नहीं कर रहे आप, मैं इशू के लिए नहीं कह रहा। आप जो सवाल कर रहे हैं, मैंने आपको एक तरीके से आपको बताने की कोशिश करी। चलिए, मुझे सवाल को टालना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। राजकुमार शर्मा जी, यूआर साहब अब आरपीएससी की कमान संभाल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जितने दाग आपकी सरकार के दौर में लगे, अब उनका औचित्य नहीं है, क्योंकि वो दाग एक एक करके अब धुल रहे हैं और जो भी कल्प्रिट रहे वो अब धीरे धीरे सलाखों में पहुंच रहे हैं। आप इस कार्यकाल को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है? विजेंद्र जी, यूआर साहब को हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे अफसर हैं, सुलझे हुए अफसर है, शांत अफसर है और अच्छा काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। आरपीएससी की छवि जिन भी कारणों से पिछले समय खराब हुई है पूरे देश में, पूरे राजस्थान में, पूरी दुनिया में, उसको ठीक करने का काम करेंगे। वो अलग बात है कि उनके सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है। देश के प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की और वर्तमान मुख्यमंत्री जी की लंबी चौड़ी गारंटियों को जमीन पर उतारना है और पूरी आरपीएससी को जांच एजेंसियों के माध्यम से पाताल में लेके जाना है। अब साहू साहब 12 महीने के अंदर पाताल में लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, ये गवर्नमेंट हॉस्टल पे बैठे हुए छात्र इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी थी सरकार को, सरकार ने उनकी रिपोर्ट को नहीं माना। कल भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष भी मिल के आए कुछ छात्रों से, 2 डिप्टी सीएम और 40 विधायकों ने भी कोई चिट्ठी लिख के दी है। देखते हैं वो कितने प्रेशर में आते हैं या कितने प्रेशर में नहीं आते। चुनौतियां बहुत है, एक एक फाइल, एक एक खिड़की, एक एक दरवाजा आरपीएससी का इस वक्त बदनाम है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था आरपीएससी भंग करेंगे, जितनी भी जांच एजेंसियां जांच कर रही है, यूआर साहब उनको कोऑपरेट करके। ऐसा नहीं है कि आप नए या मैं नया हूं राजस्थान में। पहली बात तो आरपीएससी भंग करने की बात थी ना, आपके ही एक नेता थे उस वक्त जो अजमेर से लेकर और जयपुर यात्रा कर रहे थे आपकी सरकार के अंदर, आपको ध्यान होगा शायद, उन्होंने ही मांग उठाई थी। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं। दूसरा, इस वक्त कोई खिड़की बदनाम नहीं है। 1.5 साल में कौन सी खिड़की से क्या निकल गया बाहर? पहले तो हर पेपर के साथ खिड़की से कोई बाहर आ रहा था। आरपीएससी के नाम से छात्र छात्रा अभ्यर्थी जो है डरते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सर, वो आपने डर पैदा कर दिया भाई, क्या करें बताओ। कारण जो भी रही हो, डबल इंजन की सरकार, 56 इंच सीने की सरकार 17-18 महीने से क्या कर रही है? आप बताइए कितने पेपर 18 महीने से क्यों नहीं आरपीएससी को भंग किया? और 10 महीने से किसका इंतजार कर रहे थे नए आरपीएससी अध्यक्ष बनाने के लिए? और अब जो अध्यक्ष आए, क्या उनको तो उतनी पावर दी जाएगी कि वो हर खिड़की को खंगाल सके, हर फाइल को खंगाल सके? हम तो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं शर्मा जी, बिना प्रेशर के। सर, ललित के पावर सर, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई फला अगर चेयरमैन बने तो उनके लिए ये डूज है, ये डोंट है, कोई और चेयरमैन बना तो उनके लिए, सबके लिए तो रूल बराबर ही होंगी, पावर बराबर होंगी, उनको अपनी पावर के हिसाब से काम करना है। ललित के पावर सर, जहाँ तक राजस्थान लोकसेवा आयोग के फंक्शनिंग का प्रश्न है विजेंद्र जी, ये एक संवैधानिक संस्था है बिल्कुल, और मैं खुद 2 साल चेयरमैन रहा हूँ। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि चेयरमैन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। जब कभी भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो हम फुल कमीशन की बैठक बुलाते हैं, उस एजेंडा पे चर्चा होती है
और किसी भी सरकार का किसी तरह का कोई उस पर प्रेशर नहीं होता है। वो छात्रों के हित में, आरपीएससी के हित में और युवाओं के भविष्य के हित में जो भी निर्णय अध्यक्ष और हमारे माननीय सदस्य लेना चाहते हैं उसके लिए स्वतंत्र है। और इसीलिए ये पहली परीक्षा उनकी, हमारी साहू साहब की यही होगी कि वो 18 तारीख के लिए जो बच्चे बैठे हुए हैं आरएस मेंस के लिए, उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं, मगर निर्णय लेने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। अध्यक्ष एक संवैधानिक संस्था लेकिन सर ये तो आप मानेंगे ना कि भाई पॉलिटिकल नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो सदस्य के तौर पर हो या चेयरमैन के तौर पर। और अगर पॉलिटिकल नियुक्तियां होती है तो हमने देखा है ना पिछले कुछ वक्त में कि सदस्य कैसे कैसे इन्वॉल्व पाए गए हैं, देखा ही हमने सबने। तो क्या ये प्रेशर होता है? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या यूआर साहू के पास सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी जिसका जिक्र अशोक जी भी करें कि भाई वहां कौन अकाउंटेबल है, कौन क्रेडिबल है, कौन आरपीएससी के लिए काम कर रहा है, उनको भी पहचाना और उनके साथ काम करना, ये भी अपनी आप एक चुनौती है। बिल्कुल। और चूंकि आरपीएससी में जो अच्छे वर्कर्स हैं, जो अच्छे मेंबर साहिबान हैं, जिनकी अच्छी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो साहू साहब जैसे ही वहाँ अपना कार्य शुरू करेंगे तो उनको अपने आप कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि कौन ऐसे वर्कर्स हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी से काम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी काम वहाँ पे गुप्त भी रहता है। दूसरा, जैसे मैंने भी किया था, जब मैं जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो मैंने जाके ज्वाइन करने के बाद 6 पुराने अध्यक्षों से मैंने टाइम लेके उनको कॉल ऑन किया। उनसे मैंने, वो सब मेरे सीनियर थे, उनसे मैंने मार्गदर्शन मांगा, उनके अनुभव का लाभ। फिर मैं खुद यूपीएससी गया, बिट्स पिलानी गया, आईआईटी दिल्ली गया और वहाँ के सिस्टम को समझ में आया। तो एक मेथोडिकल अप्रोच से अगर अपन चलेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हम आरपीएससी की खोई इमेज को बहुत शीघ्र वापस स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, परमेंद्र दशोरा जी। सर देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं मान सकता इस बात से कि भाई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ ही वहां पर नियुक्तियां होती हैं। लेकिन यह जरूर होता है कि कोई सरकार एक अच्छे अधिकारी को जिम्मेदारी देती है कि भाई पूरे सिस्टम को क्लीन कीजिए, और कोई किसी और मंशा के साथ देता है। यह फर्क तो होता ही होगा। आपका यह मानना कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं, इस बात से मैं स्वीकार नहीं करता, पर राजनीतिक नियुक्तियां होने के साथ में व्यक्ति की क्षमता, उसकी गुणवत्ता, उसके विजन को भी साथ में देखा जाता है। जहां गलती होती है वहां पर आरपीएससी सफर करती है। मुझे विश्वास है कि ठीक तरह से सरकार ने निर्णय लिया होगा और साहू साहब का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आरपीएससी अपने आप में संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, राजनीतिक दबाव काम नहीं करता है, ना ही कोई राजनेता वहां पर दबाव डालता है। मेरे अपने 6 वर्ष के पूरे कार्यकाल में और उसके बाद पवार साहब से भी मेरा संपर्क रहा है, उसके बाद के सदस्यों से, अधिकारियों से भी राम राम होती रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह सदस्य और चेयरमैन की व्यक्तिगत क्षमता का मामला है कि वो दबाव माने या अपने विवेक से ठीक काम करे, पारदर्शिता से काम करे, न्यायपूर्ण काम करे, जस्टिस दे, और उस पे उसको कोई दबाव नहीं आता है, वह कर सकता है। निर्णय वहां पर चेयरमैन भी लेते हैं, चेयरमैन जब आवश्यकता समझते हैं तो पूरे कमीशन के आधार पर लेते हैं। वहां की प्रक्रिया बहुत सुंदर प्रक्रिया है, आवश्यकता है कि उस प्रक्रिया को मेंटेन किया जाए। स्वयं पवार साहब ने वहां कहीं जैसे कहें कि इंप्रूवमेंट किए हैं, मुझे मालूम है। कुमाऊं साहब ने बहुत किए हैं, जब मैं था उस वक्त काफी इंप्रूवमेंट हुए, पवार साहब को मालूम है। पर सवाल ये है कि हमारी इंटेंशंस क्या है। अगर इंटेंशंस ठीक नहीं है तो आप किसी को भी बैठा दें, और इंटेंशंस ठीक है तो ठीक व्यक्ति ठीक ही काम करेगा, इस पर हमें विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने ये बात सही कही कि ठीक व्यक्ति अगर कहीं बैठा होगा तो ठीक तरीके से काम करेगा। यही तो सवाल आरपीएससी को लेकर क्वेश्चनेबल होता है कि भाई क्या ठीक व्यक्ति बैठा था, क्योंकि बाद में वो पकड़ा गया। और हम खुद भी उम्मीद कर रहे हैं कि यूआर साहब आरपीएससी को एक बार फिर से उस जगह पर ले जाए जहां हिंदुस्तान के अंदर जो इकबाल आरपीएससी का था वो वापस से बने। और इसीलिए शेखावत जी, क्या पूरा फ्री हैंड दिया गया है कि भाई आप अपने हिसाब से आरपीएससी को चलाइए, हम कुछ नहीं जानते, हमें अगले 2 साल, अगले 3 साल में आरपीएससी की प्रतिष्ठा वहीं चाहिए जहां हुआ करती थी? तो विजेंद्र जी, आपने ये सही कहा कि कोई भी लोकतांत्रिक देश में और संवैधानिक रूप से कोई भी आयोग है, चाहे आरपीएससी का हो, उस आयोग में यदि भर्तियां की जाती है, प्रमोशंस आते हैं, कर्मचारियों को और अधिकारियों के मामले आते हैं, उसमें भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी होनी चाहिए। और कानूनी जो समस्याएं आती है
और उनकी प्रक्रियाएं आती हैं उनमें भी सुधार का पूरा प्रयास होना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि आदरणीय भजन लाल जी की सरकार क्या उनको फ्री हैंड दिया है, फ्री हैंड का ही देन है कि आज कई भर्तियों की उनकी जांच हुई है, लोग अंदर गए हैं, लोगों को जो जिन्होंने पेपर में समझौता पाए गए उनको बर्खास्त भी किया गया है, उसमें कई अधिकारी भी हैं, उनके खिलाफ भी जांचें चल रही है। तो यही एक फ्री हैंड का तरीका भजन लाल जी सरकार ने अपनाया था। जहाँ तक युवाओं के भविष्यों की हम बात करें, क्या एक समयबद्ध रूप से सरकार उनके पास प्रतिवेदन भेजे और वो आरपीएससी के द्वारा चाहे अधीनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा उनका भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करे, पेपर सेट से लेकर के उसकी गोपनीयता रहे, भंग नहीं हो और पेपर लीक जैसी समस्याएं नहीं आए। उसके लिए मुझे लगता है कि साहू जी का जो चयन किया गया है सरकार के द्वारा जी बेखूब बहुत अच्छा किया गया है। लेकिन राजकुमार शर्मा जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई दोनों डिप्टी सीएम ने लिख कर दिया, आश्वासन दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया, 40 विधायकों ने दिया, क्या उस परीक्षा को हम रोक रहे हैं या उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं? देखो ये एक आरपीएससी के चेयरमैन बना दिए गए हैं, 1-2 दिन में वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके पश्चात वो पूरी प्रक्रिया को देखेंगे वहाँ की, और राजनीतिक रूपों में किसी को ज्ञापन भी दिया गया है, उनकी रिकमेंडेशन भी वहाँ जाएगी और उसके बाद में कुछ जो निर्णय लिया जाएगा वो हित में होगा, वो निर्णय लिया जाएगा आरपीएससी के द्वारा। ललित के पवार सर, क्या वाकई में फैसला जुआर साहू साहब लेंगे या सरकार लेगी? और जिसका जिक्र आपने शुरू में ही कर दिया कि भाई अभी हम उस परीक्षा में इतने आगे पहुंच चुके हैं कि वहां अब रुकना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सेंटिमेंट भी तो होते हैं ना कि भाई पब्लिक के सेंटिमेंट किधर है? मेरा अभी भी ये मानना है कि अब अपना इतना एडवांस स्टेज पे तैयारियां पहुंच चुकी है, पेपर्स पहुंच गए हैं, नंबर पहुंच गए हैं, सेंटर्स अलॉट हो गए हैं और 7 दिन के बाद एग्ज़ाम है। अब अगर इस वक्त स्थगित करने का निर्णय हुआ तो लाखों करोड़ों का तो वैसे नुकसान होगा आरपीएससी को, पेपर जो छप चुके हैं उनका क्या होगा, उसके अलावा बच्चे तो तैयारी कर चुके हैं, अब तो 6-7 दिन तो बचे हैं। ठीक, तो मेरा अभी भी ये मानना है कि जो साहू साहब आज या कल में जब भी ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते ही उनको फुल कमीशन की बैठक बुला के इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। और अब मेरी निजी राय ऐसा लग रहा है कि अब इसको स्थगित करना शायद व्यवहारिक नहीं होगा। ठीक है सर, मैंने सवाल इसलिए आपसे किया क्योंकि मैं हमेशा इस कंफ्यूजन में रहता हूं कि भाई आरपीएससी डिसीजन ले रही है, पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल पावर में जो है वो डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि अगर ये फैसला पूरे तरीके से आरपीएससी के ऊपर है तो फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, बच्चों को भरोसे में भी नहीं लेना चाहिए कि भाई हम बात करेंगे, हम इस पर सोचेंगे, हम देखेंगे, परसों बताएंगे। उनको सीधा कहना चाहिए कि आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, आरपीएससी को फ्री हैंड है, आरपीएससी जैसे कराना चाहे वैसे कराए। ये तो होना चाहिए ना सर फिर। बिल्कुल। तो मैं अभी भी ये कह रहा हूँ आपसे कि अध्यक्ष महोदय और पूरा कमीशन फुली एम्पावर्ड है। अब हमारे जो जनप्रतिनिधि साहिबान हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि कितने डिप्टी सीएम साहबा ने, दोनों डिप्टी सीएम साहबा ने लिख के दिया है, विधायक महोदय ने लिख के दिया है। प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि को सबकी बात सुननी होती है और अपने हिसाब से जो उनका व्यू पॉइंट होता है वो जाहिर करने का उनका अधिकार है और हम उनका सम्मान करते हैं। तो अधिकार का सम्मान करना एक अलग बात है, मौके पे बैठ के और व्यवहारिक निर्णय लेना एक दूसरी बात है। हाँ, उसमें भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए तो एक ओवरऑल होलिस्टिक निर्णय होता है। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मैं बिल्कुल जीरो मानता हूँ। पॉलिटिकल एडवाइस हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है, क्रिटिकल इनपुट्स हो सकते हैं, बट निर्णय कमीशन का होगा, फुल कमीशन का होगा। और चूंकि संवैधानिक संस्था है तो उनको अपने स्तर पर निर्णय लेना होगा। ठीक, जनप्रतिनिधि साहिबान की जो सुझाव और भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए। राजकुमार शर्मा जी, भाई एक एग्जाम हो रहा है तो होने दीजिए, तारीखें पहले से तय थी, बच्चों को पहले से पता था, कंफ्यूजन था नहीं। अब 7 दिन पहले इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि भाई नहीं इस परीक्षा को स्थगित कर दीजिए। अब ये सही भी नहीं है ना बच्चों के साथ। माहौल तो बीजेपी खुद बना रही है, बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष बना रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम बना रहे हैं, 40 विधायक बना रहे हैं और पर्ची का इंतजार कर रहे हैं। अब देखते हैं साहू उस पर्ची को निकलते हैं या उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो समय बताएगा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं यूआर साहू साहब अब ये कह रहे हैं कि राजस्थान को उम्मीद है कि राजस्थान के हित में फैसला पर्चियों से चलती थी। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम पूरी में सरकार आरपीएससी 18-19 कांग्रेस की पर्चियों से चल रही है, इसलिए सारे पेपर लीक हो रहे थे। अब ये कह रहे हैं सरकार पर्ची से चल रही है, ये पर्ची की सरकार है, आप देख रहे हैं। और मैं कह रहा हूं साहू साहब के सामने चुनौती ये सबसे बड़ी है कि पर्चियों को कैसे करेंगे, वो पर्चियों को कैसे टैकल करेंगे। 18 तारीख का एग्जाम है। आपको ध्यान है बाकायदा आपकी सरकार में एक आरपीएससी सदस्य बने थे,
फिर आपके मुख्यमंत्री ने कहा था कि गलती हो गई, मैंने डिटेल खंगाली नहीं, तो पर्ची चली गई थी क्या सीधी? मैं क्या कह रहा हूं, पर्ची की सरकार पिछले 18, 19, 17 महीने से राजस्थान में काम कर रही है और साहू साहब के सामने चुनौती है कि पर्ची वो निकलते हैं, पर्ची को इंप्लीमेंट करते हैं, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है, कांग्रेस पार्टी के होने के नाते और आम नागरिक के होने के नाते, राजस्थान के छात्र छात्राओं के हित में फैसला ले, किसी के भी प्रेशर में ना आए। वही तो हो रहा है सर। जो भी जांच कर रही है उनको कोऑपरेट करवा करके पाताल तक जाए, ताकि देश के प्रधानमंत्री की जो इच्छा थी वो पूरी हो सके। पाताल तक जाएं, अशोक जी, पाताल तक फाइनल जाना बहुत करें। जरूरी है। ये कह रहे हैं कि पाताल तक जाए, पाताल तक गए, इन्वेस्टिगेशन करी। जो एग्जाम कांग्रेस ने सरकार में कराया, गहलोत साहब की सरकार में कराया, उस एग्जाम का इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच पड़ताल इनको करनी चाहिए थी। वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज ये नौबत नहीं आती सब इंस्पेक्टर वाली एग्जाम के अंदर। जब एग्जाम आपका 21 में हो गया और 24 में इनपुट आकर के हम उसकी जांच कर रहे हैं और उसमें भी कह रहे हैं कि साहब क्यों ये इतने क्यों आगे, बार-बार कोर्ट से आप समय मांग रहे हो। अच्छा कितने लोगों को बर्खास्त किया पता है? प्रधानमंत्री का सम्मान मतलब तो करिए। लोगों को उनकी बर्खास्त इच्छा थी, करना, पाताल तक जाएंगे। कैंडिडेटों की संपत्तियों को जब्त करना, दिल्ली जाने वाला अधिकारियों को पकड़ना, मेंबर की संहिता पाई जाने पर उनको अंदर डालना। आपका भी शुक्रिया ललित के पवार सर, आपका बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी और अशोक जी, आपका भी शुक्रिया। इस डिबेट में जो चर्चाएं हुई है ना, दरअसल यही चुनौतियां हैं यूआर साहब के साथ। लेकिन ललित के पवार सर ने एक लाइन कही थी कि वो साइलेंटली काम करते हैं, साइलेंटली आपको पता ही नहीं चलेगा। जो हम उम्मीद करें कि आरपीएससी कब रिफॉर्म हो जाएगी और वापस उस इकबाल को कायम करेगी जो उसका रुतबा हुआ करता था, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। परीक्षाएं कंडक्ट कराना और साफ़ सुथरी तरीके से एक समस्या रही है स्टेट में।